हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रूट टू डिफेंस। जैसे कि हमने जो है अपनी मौर्यन डायनेस्टी शुरू कर दी थी। हमने चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, अशोका जी के बारे में, बिंदुसारा जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो अशोका का जो धर्म था, धम्म, जिसे धर्म को धम्म कहा गया है, वो पढ़ने जा रहे हैं धम्म के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो में हम जो है अपना पूरा मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट कर देंगे। सो डोंट वरी, आपको वीडियो बाय वीडियो जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चंद्रगुप्त, अशोका, बिंदुसारा कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी, चंद्रगुप्त, बिंदुसारा, अशोका थोड़े। इस वीडियो में हम जो है अशोका के धम्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ आपका जो इसका हिस्ट्री का बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो वैसे तो मैं समझा ही दूंगी, लेकिन बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। बेसिक्स से मेरा कहने का मतलब क्या है, बेसिक्स कैसे बेसिक्स, तो जो क्लास 6 और क्लास 7 की जो बुक है ना, उनको आपको अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। बिकॉज किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो ना, तो वहाँ के उसके आपको किसी भी चीज़ के कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना, तो आपकी जो पूरी बिल्डिंग है ना, पूरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी ना, वो बहुत अच्छे से स्मूथली निकलेगी। लेकिन वहीं अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो ऊपर आप संगमरमर भी लगा लो, तो वो बिल्डिंग आपकी ध्वस्त हो ही जानी है। तो इसलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ से जो है मैं बहुत कनेक्ट कर पाऊंगी। तो वो चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास सेवन्थ में चैप्टर 3 देख लो। क्लास 7 की मेडिवल हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान एंड चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर। ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं ना, अगर आपने इन दोनों को अच्छी तरीके से 3 से 4 बार पढ़ लिया, तो जब आप इसके एक नेक्स्ट लेवल अप पढ़ोगे ना, तो वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी एज ए सिस्टर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो है अपनी पहले बेसिक्स क्लियर कर लेना, तभी जो है ये क्या नाम है, मौर्यन डायनेस्टी वगैरह इन सब के बारे में पढ़ पाओगे। लेकिन जो 6th क्लास की हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स है ना, लास्ट के कुछ चैप्टर्स है, सॉरी, लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, आई गेस 6 और 7 है। उसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और उसके बाद अशोका के बारे में भी बताया गया है 8th चैप्टर में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, शायद 8th चैप्टर में ही है जहाँ पे अशोका के बारे में बताया गया है। वहाँ से आप ये और वो चैप्टर इतना कनेक्टेड है ना, आप पढ़ के खुद देख लो एक बार। अगर आपको बेसिक्स की वीडियोस चाहिए, कि आपको बेसिक्स समझने हैं, कि जिससे कि आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओ, अच्छी तरीके से समझ पाओगे, तब भी पेपर अटैम्प्ट करोगे ना। तो अगर आपको बेसिक्स की वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी बेसिक्स की भी वीडियो। बट अभी धर्म पढ़ लेते हैं, हमारे थोड़ा सा फीचर्स ऑफ धर्म। अशोका जी का जो धम्म था वो क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है। तो प्लीज़ वो वीडियो देख कर आओ, बिकॉज कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, लिंक टूटना नहीं चाहिए और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके, तो व्हाट इज दिस फीचर्स ऑफ धम्म। जो अशोका जी ने धम्म दिया था, उसके कुछ फीचर्स हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, फेस्टिव गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। अब इनका बेसिक से यही कहना था कि जो एनिमल को एनिमल्स की बलि देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं एनिमल्स, तो भगवान को एनिमल्स नहीं चाहिए। और एकदम सोल आपकी जो है, आपको धर्म प्राप्त करने के लिए, आपको शांति प्राप्त करने के लिए किसी एनिमल की सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मीनिंगलेस रिचुअल्स, इतने एक्सपेंसिव जितने होते हैं रिचुअल्स, उन सबको करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब के बिना भी काम चला जा सकता है। एंड हर नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो अशोका की मैंने उन्होंने जो एक वॉर छोड़ दी थी कालिंगा के साथ, वो उसकी कहानी मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी। तो उसके बाद क्या था ना, अशोका ने सोचा कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे हम सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाए। ओके, एंड अगला है नॉन वायलेंस टू एनिमल्स। एनिमल्स को जैसे मैंने पहले बताया कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस के साथ एनिमल्स के साथ नॉन वायलेंटली तरीके से बिहेव करना चाहिए, वायलेंस नहीं लेना चाहिए। खासकर एनिमल्स, वो जो एनिमल्स होते हैं वो तो बोल भी नहीं सकते हैं, तो उनके साथ हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। एंड अगर कोई जो भी एनिमल हो वो पीड़ा में, दर्द में अगर आपको दिखे, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, लिबर्टी टू ब्राह्मण्स, लिबरलिटी टू ब्राह्मण्स एंड श्रमणास। श्रमणास और ब्राह्मण, बेसिक इसका इतना मतलब है, ब्राह्मण्स और श्रमण्स के श्रमानास मतलब जहाँ किसी ने अगर किसी के घर श्रम ली होती है, उसे हम श्रमनास कहेंगे। उनके प्रति सभी के दिल में जो है एक रिस्पेक्ट, एक आदर भाव होना चाहिए, लिबरलिटी होनी चाहिए सभी के दिल में ब्राह्मण्स वगैरह के प्रति। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट, अब देखना इसको ध्यान से समझना। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट बाय मास्टर्स
एंड ऑफ प्रिजनर्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लाइक पहले क्या करते थे ना, जो सर्वेंट है उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट में नहीं देते थे, लाइक उसको एक इंसान की तरह ही ट्रीट नहीं करते थे कि वो तो सर्वेंट है, वो ये कर लेगा वो कर लेगा, लाइक उस पर इतना काम थोप दिया जाता था। तो उसको एक ह्यूमन ट्रीटमेंट, एक अच्छा बिहेवियर के साथ उसको एक आप भी एक इंसान बनिए। लाइक कहते हैं ना कि तुम तो भगवान हो, भगवान किसी को मत बनाइए, आप इंसान बनिए। तो सभी को अच्छा सा ह्यूमन ट्रीटमेंट दीजिए, सबको अपने लाइक बराबर मानिए। उनका बेसिकली यही कहना था, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट बाय मास्टर। मास्टर जो है अपने सर्वेंट को अच्छे से ट्रीट करे, उन्हें ह्यूमन ट्रीटमेंट दे। एंड ऑफ प्रिजनर्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो प्रिजनर्स हैं उन्हें जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अच्छे से ट्रीट करे, ह्यूमन ट्रीटमेंट दे। बेसिकली अगर कोई प्रिजनर है, उसने सज़ा दी है, तो उसको हम ऐसे AC वाले होटल रूम में तो बिठा के रखेंगे नहीं, उन्हें सज़ा दें, लेकिन एक बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट, एक बेसिक ह्यूमैनिटी अपने अंदर रखें। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कोई प्रिजनर ऐसे तो उसको मतलब एकदम अत्याचार कर करके ही मार दो, तुम लोग ऐसे नहीं करते। टॉलरेंस अमॉन्ग ऑल द सेक्स, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, एंड टॉलरेंस अमॉन्ग ऑल द सेक्स, लाइक जितने भी सेक्स यानी कि ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनके प्रति सहनशीलता रहनी चाहिए इंसान में, उन्होंने ये कहा, टॉलरेंस अमॉन्ग ऑल द सेक्स। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ भेरी घोषा, अब ध्यान से देखना इसको, रिप्लेसमेंट ऑफ भेरी घोषा साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स बाय धम्म घोषा साउंड ऑफ पीस। अब इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने कहा कि लाइक जो हम शोर बाजे बजाते हैं, साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स वगैरह, जो वॉर होती है तो ड्रम वगैरह की साउंड होती है, उसकी जगह हम जो है धम्म घोषा को अपनाएं। धम्म घोषा, व्हाट इज धम्म घोषा? इज द साउंड ऑफ पीस, शांति की आवाज़। शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, पीस, PEACE वाले पीस, साउंड ऑफ पीस को अपनाएं, रिप्लेस करें उसे उस वॉर, लाइक वॉर वगैरह के जो ड्रम होते हैं उनसे जो शोर होता है उससे, भेरी घोषा से धम्म घोषा के। Maintenance of constant contact with the rural people through the system of धम यंत्रास, लाइक आप इसको आज से भी कनेक्ट कर सकते हो। इन्होंने क्या कहा है कि हमें जो है रूरल पीपल जो गांव में रह रहे हैं, या सो कॉल्ड जो छोटी जाति बना रखा है, ऐसा अब तो नहीं है, बट जैसे कि उस वक्त जैसे था कि ये स्लेव है या ये नीची जाति से बिलोंग करता है सो कॉल्ड, तो उन सब के साथ हमें डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना चाहिए, हमें कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट रखना चाहिए कि उन्हें क्या नीड है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनको उन सभी प्रॉब्लम को, उन सभी की नीड को भी एड्रेस करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ फीचर्स है धम्म के, आई होप अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन। तो सबसे ज़्यादा तो अशोका के इंस्क्रिप्शन है ना, वो हमें इलाहाबाद से मिले हैं। ठीक है, इलाहाबाद आगे डैश है, इसका मतलब वहीं से सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो है हमें अशोका के मिले हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद में जो है एक प्रशस्ति मिली है, किसने लिखी है? वो समुद्रगुप्त राइटर ने हरि सिंह ने लिखी है वो प्रशस्ति। अब प्रशस्ति क्या होता है? अब आप सोचोगे प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति कुछ नहीं होता है, एक कॉपर की प्लेट होती है, उसके ऊपर राजा अपने बारे में लिखवाते हैं, जैसे कि हमने इंस्क्रिप्शन देखा था ना, कुछ वैसे ही होता है। लाइक उस प्रशस्ति पे क्या क्या लिखा हुआ, ये सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक किसने किसको कितनी लैंड ग्रांट दी, ये सब कुछ उस प्रशस्ति पर लिखा होता है। अब इन प्रशस्ति पे जो है कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, तो वो थी ब्राह्मी, करोशेठी एंड अरेबिक एंड ग्रीक। ओके, तो ये कुछ 4-5 भाषाएं थी जो प्रशस्ति पर यूज़ की जाती थी। इलाहाबाद कसम, अब नोट करना इसे, इलाहाबाद कसम वाज रिटन केशाम्बी जहांगीर लेफ्ट इलाहाबाद व्हेन ही वाज टेकिंग इट टू दिल्ली, सो इट इज़ कॉल्ड इलाहाबाद कसम। अब ये इलाहाबाद कसम का क्या फटा है? इलाहाबाद कसम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कासम्बी जहांगीर। अब ये इन्होंने उठा के सीधा मुगल एम्पायर में हमें पटक दिया। जो जहांगीर थे उनके द्वारा ये जो लिखी गई थी और दिल्ली में छोड़ दी गई थी, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद कसम कहते हैं। ठीक है, ये जो एक टाइप से प्रशस्ति वगैरह ही थी, एक टाइप से प्रशस्ति की तरह थी। अब देखो, सो नेक्स्ट पॉइंट इज 3 इंस्क्रिप्शंस टेकन बाय अशोका। तो कौन कौन से 3 इंस्क्रिप्शन थे जो अशोका ने लिए थे? वो थे कोसाम्बी, मेरठ में, पहले मेरठ की स्पेलिंग ये हुआ करती थी, फिर बाद में चेंज हो गई, मेरठ MERRUT मेरठ हो गई, एंड देन थर्ड इज तोपारा। ठीक है, तो अभी जो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आगे जितना भी कुछ बचता है उसके बारे में हम जो है इसी वीडियो में डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। ओके, सो अभी तक हम जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब हम जो है अलग अलग प्लेसेस को देखेंगे जहाँ पे हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं और एडिक्ट्स मिले हैं। एडिक्ट्स का मतलब होता है शिलालेख, शिला यानी कि पत्थरों पे जो उन्होंने लिखा हुआ था उसको हम इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, एडिक्ट्स भी कह सकते हैं। तो वही चीज़ अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गिरनार मेजर रॉक एडिक्ट्स, गिरनार जो है एक प्लेस का नाम है जहाँ पे हमें मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो है रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, तो वो देख लेते हैं। ओके, तो गिरनार सबसे पहले सिचुएटेड कहाँ है? तो गिरनार सिचुएटेड है जूनागढ़ इन काठियावाड़। गिरनार कहाँ पे सिचुएटेड है? जूनागढ़ में, काठियावाड़ में। गिरनार सिचुएटेड है जूनागढ़ इन काठियावाड़। ओके,
एंड अगला है मेजर इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड हेयर। सबसे जैसे कि ऊपर ही लिखा है मैंने मेजर रॉक एडिक्ट, यानी कि गिरनार जो प्लेस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, हमें नहीं हिस्टोरियंस को मिले हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ सीजी मीन्स, अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त, एक बार पूरा ये यहाँ तक फुल स्टॉप तक पढ़ लें फिर इसका मतलब बताती हूँ। ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त अ डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सुंदरसेना लेक इन द नेबरहुड ऑफ गिरनार। अब ये गिरनार जो है ना, एक तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इंस्क्रिप्शन मिले हैं या फिर रॉक एडिक्ट मिले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंस, इसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी जाती है बिकॉज जो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने थे, इन्होंने एक डैम कंस्ट्रक्ट करवाया था यहाँ पे ऑन द सुंदरसेना लेक। सुंदरसेना लेक पे, यहाँ पे एक सुंदरसेना लेक पे डैम कंस्ट्रक्ट करवाया था। एंड ये सुंदरसेना लेक कहाँ है? गिरनार जो है उसके नेबरहुड, उसके पड़ोस में ही है, इसलिए जो है गिरनार की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। एंड अगला है नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स रुद्रमान जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वाज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन इंडियन हिस्ट्री। इसका मतलब होता है इंडियन हिस्ट्री। IH मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिकॉज स्पेस कम था इस वजह से। रुद्रमान जूनागढ़ जो है, रुद्रमान में एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है, ऐसा पहला इंस्क्रिप्शन मिला है वहाँ पे जो संस्कृत में लिखा गया था। और ये एक ऐसा ही इंस्क्रिप्शन है जो हमें इंडिया की जो हिस्ट्री में संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमें पहली बार यहाँ से, कहाँ से? रुद्रमान जूनागढ़ से मिला है। ओके, एंड अगला है सुंदरसेना लेक ओरिजिनली बिल्ट बाय पेशा गुप्ता द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, चंद्रगुप्त जी ने जो है सुंदरसेना लेक पे जो है डैम कंस्ट्रक्ट करवाया था, बट वो ओरिजिनली जो चंद्रगुप्त के अंडर में उनके प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्त ने वो कंस्ट्रक्ट करवाया था। उसके चंद्रगुप्त जी के बाद साक्यागुप्त ने उन्हें उसे डैम को और रिपेयर कराया। फिर इनके बाद रुद्रदमन जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त के अंडर जो पेशवागुप्त उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट करवाया। एंड आफ्टर दैट साक्यागुप्त ने, जो चंद्रगुप्त के बाद रूलर है साक्यागुप्त, उन्होंने उसको रिपेयर करवाया, जो भी लाइक टूट फूट हो जाते तो उसको रिपेयर करवाया और अच्छा बनवाया और उसमें एडिशन किया उसमें। एंड थर्ड वन थे रुद्रदमन ने जो है उसमें और एडिशन करके उसको और अच्छा और सुधारने की कोशिश करी और रिपेयर करवाया उस डैम को जो सुंदरसेना लेक पे बना था। हम उसको यही कहेंगे कि चंद्रगुप्त ने बनवाया था। सुंदरसेना लेक पे जो डैम है वो हम ये कहेंगे कि चंद्रगुप्त ने बनवाया था, बट उन चंद्रगुप्त के अंडर जो उनके प्रोविंशियल गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने वो डैम बनवाया था। फिर उनके बाद साक्य ने उसको रिपेयर करवाया एंड रुद्रदमन ने उसको और भी रिपेयर करवाया। अब हमने गिरनार तो देख लिया, गिरनार के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। अगला है कांदाहर जो है, यहाँ पे हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे ही, बहुत इतना लाइक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता ये कांदाहर है। ओके, तो यहाँ पे आप ठीक कर लेना, यहाँ कांदाहर है। माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं एंड ग्रीक अरोमिक इंस्क्रिप्शन, यहाँ से इंस्क्रिप्शन मिला है ग्रीक अरोमिक लैंग्वेज में। ओके, एंड अब अगली प्लेस है लुम्बिनी ऑन बुद्धा टाइम। लुम्बिनी एक प्लेस है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को कहेंगे लुम्बिनीज पीपल। एंड ये जो प्लेस है वो कहाँ है? नेपाल में। अब अगर आपने बुद्धिज़्म जैनिज़्म भी देखा होगा तो नेपाल में भी जो बुद्धिज़्म है वो भी अच्छी तरीके से फैला था। और जो अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म को बहुत मानते थे, बुद्ध जी को एज अ गॉड मानते थे अपने। ओके, तो टैक्स लेवीड ऑन द लुमिनीज पीपल वाज डिक्रीज्ड। जो टैक्स अशोका के द्वारा लगाया जाता था लुमिनी पीपल पे, वो डिक्रीज हुआ, उसको कम करा गया। 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लिया जाता था तो 1/8 कर दिया उन्होंने। इट इज़ रिटन ऑन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ये अशोका के जो इंस्क्रिप्शन पे है उसमें लिखा गया है। अब ये टैक्स क्यों कम किया गया? आपको अब तक पता लग जाना चाहिए था कि टैक्स क्यों कम किया गया। बिकॉज इट वाज द लैंड ऑफ हिज गॉड बुद्ध, क्योंकि उनके जो गॉड हैं बुद्ध जी, वो उनकी लैंड थी। लैंड इट मीन्स उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, ऐसा नहीं है। वो लाइक उस जगह बुद्धिज़्म जो है इनिशियल फेज़ वहाँ से शुरू हुआ था। इस वजह से बुद्ध, नेपाल को, लुम्बिनी को जो है लैंड ऑफ बुद्ध भी कहा जाता है। ओके, अब अगले प्लेस है सांची एडिक्ट भी हमें मिले। इससे पहले भी मैं आपको 3 एडिक्ट्स बता चुकी हूँ, लाइक 3 एडिक्ट्स के नाम बता चुकी हूँ, तो सांची उसमें से एक था। एंड अगला है हमारा सारनाथ। सांची है सांचीज़म एडिक्ट एड्रेस्ड टू महामताज, जो भी आप कह लो, महामताज या महामताज, जो भी आप कहना चाहो। तो सांचीज़म जो एडिक्ट थे, जो शिलालेख थे, वो किसको एड्रेस करते थे? महामताज। ओके, महामताज कौन? जैसे जो महान ऋषि मुनि होते थे उन्हें महामताज कहा गया है। एंड अगला है मतलब सांची में अगला पॉइंट है, मॉडर्न नेम ऑफ सांची वाज काकानंदबोटा। ठीक है, काकानंदबोटा, ये यहाँ से आ है काकानंदबोटा। मॉडर्न नेम ऑफ सांची वाज काकानंदबोटा। एंड यहाँ से हमें पिलर इंस्क्रिप्शन में मिले, लाइक जो पिलर्स होते हैं लंबे लंबे, उस पर जो है लिखा हुआ है, तो वैसे मिले। अगली प्लेस है हमारी सारनाथ, 3.5 माइल्स फ्रॉम बनारस से ये 3.5 माइल्स दूर है
बनारस सारनाथ से बनारस या बनारस से सारनाथ वही चीज़ हो गई, 3.5 miles फ्रॉम बनारस। एंड इन दिस अशोका कॉल्ड धर्म अशोका, यहाँ पे जो है अशोका को धर्म अशोका कहा गया है बिकॉज एज मैं आपको धम्म और धर्म के फीचर्स के बारे में बता चुकी हूँ ना। यहाँ सारनाथ में क्या क्या कहा गया है, इन दिस अशोका कॉल्ड धर्म अशोका 13 एडिक्ट्स वर अबाउट कालिंगा रॉक एंड पिलर, मतलब रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स मिली हैं, 13 मिली हैं, जो कि किसको डिनोटेड हैं, किसको एड्रेस्ड हैं, वो है कलिंगा। अब कलिंगा वॉर क्या थी वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में अपनी बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैंने जैसे कि बताया हम पूरा अशोका कंप्लीट कर देने वाले हैं, थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी बट कोई बात नहीं। तो कालिंगा वॉर के बारे में बता चुकी हूँ। तो सारनाथ से हमें 13 ऐसे रॉक और पिलर एडिक्ट्स मिले हैं जो कालिंगा को एड्रेस करते हैं। तो इस यहाँ पे हमने अभी गिरनार, कांदाहर, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी इन सब के बारे में पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो आपके लिए बहुत जानना एक तरह से बहुत ज़रूरी था। अब हम देखने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कह लो या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, वो देखेंगे। एंड जो मौर्यन जो रूल था वो क्यों डिक्लाइन हुआ वो सब कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, 3 से 4 टॉपिक्स और बच रहे हैं बस। अब हम जो है अपनी मौर्यन रूल की जो सिग्निफिकेंस है वो पढ़ लेते हैं। एंड ये क्या है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। एंड इसी के साथ साथ इन दोनों को एक और बार रिवाइज भी कर लेंगे यहीं पर, बिकॉज ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो जैसे कि आपके माइंड में जो अच्छे से बैठ जाएगा। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, तो उसका फर्स्ट पॉइंट देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। गुरुकुल एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आर डेवलप्ड विद रॉयल पैट्रोनेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला एंड बनारस आर गिफ्ट्स ऑफ दिस एरा। यानी कि जो गुरुकुल और जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी ना, इस समय में मौर्यन मौर्यन पीरियड चला था उस समय जो ये कुछ मोनास्ट्रीज से ये डेवलप हुई, गुरुकुल्स वगैरह और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, ठीक है। एंड जो यूनिवर्सिटी की तक्षशिला और बनारस की जो यूनिवर्सिटी थी ना, वो गिफ्ट थी इस एरा की हम सभी के लिए, ठीक है, हम सभी के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, आप जो भी कह लो। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। एक और बार मैं रीड आउट कर दे रही हूँ। गुरुकुल एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आर डेवलप्ड विद रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि एकदम शहंशाही तरीके से बनवाई गई, डेवलप की गई। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला एंड बनारस आर गिफ्ट ऑफ दिस एरा। एंड द नेक्स्ट इज तक्षशिला इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई नींद में भी उठाकर पूछे ना तक्षशिला क्या है, तक्षशिला इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ओके, एंड कौटिल्याज अर्थ, देखो यहाँ पे ये कुछ मैंने टेक्स्ट के नेम्स लिखे हैं। जो टेक्स्ट के जो नेम है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जो कब लिखे गए थे, मौर्यन रूल के दौरान, जो कि लिखे गए थे। ओके, कौटिल्या के अर्थशास्त्र, कौटिल्या के बहुत सारे नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। ओके, कौटिल्या के अर्थशास्त्र, बहाबदरूज की कल्पसूत्र, थोड़ी की जो लाइक प्रोनाउंसिएशन है ना थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो बट डोंट माइंड। कौटिल्या के अर्थशास्त्र, बहाबदरूज की कालापस्त्रु और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि कथावथु एंड कुछ जैन टेक्स्ट जैसे कि भागवती सूत्र, अचरंगा सूत्र और दशवकालिक, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ दिस इस एरा के। ये जो लिटरेचर थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर थे इस मौर्यन रूल के, मौर्यन एरा के। अब है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कह लो कैसे चलता था, बिकॉज मौर्यन रूल जो था वो बहुत एक्सपेंड हुआ था, मैंने आपको बताया था जो दोनों कोस्टल एरियाज़ हैं उसके बीच में। ओके, सप्तंग थ्योरी, एक यहाँ पे सप्तंग थ्योरी का उपयोग किया गया है। सप्तंग थ्योरी जो है कौटिल्या ने एक्सप्लेन की थी। अभी सप्तंग थ्योरी को आप जो है 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट भी कह सकते हो। एक जो स्टेट है, कोई भी स्टेट है, उसके 7 एलिमेंट्स जो हैं उस स्टेट में 7 एलिमेंट्स होने ही होने चाहिए। अब किस सेंस में होने चाहिए, लाइक किसी स्टेट को आप प्रसिद्ध स्टेट कह सको उसके लिए। सप्तंग थ्योरी, कौटिल्या एक्सप्लेन द सप्तंग थ्योरी और 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। कौटिल्या ने जो है एक्सप्लेन किए थे कौन कौन से वो 7 एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखे। स्वामी, यानी कि स्वामी का मतलब किंग, जो किंग होता था वो किसी भी स्टेट की जो है सोल होता था, ठीक है। एंड अमात्य रेफर्स टू द मिनिस्टर को अमात्य कहा गया है। एंड जनपद रेफर्स टू द टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। एंड दुगा रेफर्स टू द फोर्ट रेफर्स टू द किला, दुगा रेफर्स टू इनडायरेक्टली किला। ओके, एंड कोसा रेफर्स टू द ट्रेजरी, स्टेट में कितनी ट्रेजरी है वो। एंड बाला रेफर्स टू द आर्मी, एक स्टेट की आर्मी उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। एंड मित्र यानी कि एली। ओके, तो ये कुछ 7 एलिमेंट्स से स्टेट के जो किसी भी एक स्टेट को में होना चाहिए। एंड इन 7 एलिमेंट्स को हम कहते हैं सप्तंग थ्योरी ऑफ मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसने दी थी, कौटिल्या ने। एक बार फटाफट सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न रूल, गुरुकुल एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, गुरुकुल एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री आर डेवलप्ड विद रॉयल पैट्रोनेज, एकदम शहंशाही तरीके से डेवलप की गई थी इस एरा में, मौर्यन एरा में। यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला
एंड बनारस आर गिफ्ट्स ऑफ दिस एरा एंड तक्षशिला इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है इस एरा के, मौर्यन एरा के। एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज द सप्तम थ्योरी। सप्तम थ्योरी एक्सप्लेन्स बाय कौटिल्य। कौटिल्य एक्सप्लेन द सप्तम थ्योरी और 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। 7 कौन कौन से 7 एलिमेंट्स? स्वामी यानी कि किंग, किंग रेफर्स टू द सोल ऑफ द स्टेट। एंड अमात्यम रेफर्स टू द मिनिस्टर। जनपद इज टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। दुर्गा यानी कि फोर्ट, दुर्गा रेफर्स टू फोर्ट एंड फोर्ट का मतलब होता है किला। कोसा रेफर्स टू द ट्रेजरी। बाला, बाला रेफर्स टू द आर्मी एंड मित्र रेफर्स टू द एली। ओके, सो ये हमने देख लिया। यहाँ पे हमने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और रॉयल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और जो मॉडर्न रूल था उसका डिक्लाइन हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये देखेंगे। एंड फिर हमारा पूरा जो है टॉपिक ख़त्म, सारे टॉपिक्स ख़त्म हमारे मॉडर्न डायनेस्टी के। अभी तक जैसे कि हमने अपना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कहें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया, हमने देख लिया उसमें सप्तम थ्योरी क्या थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो डिक्लाइन हुआ मॉडर्न रूल का वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम यहाँ पर देखेंगे इस टॉपिक में। एंड यहाँ पर है प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, उसमें कुछ डिवीजन था, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेट था वो डिवाइड था प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस डिवाइड थे डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड थे विलेजेस में, विलेजेस डिवाइड थे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सारी चीज़ें हम फटाफट देखने वाले हैं। तो प्रोविंसेस, तो जो प्रोविंसेस हैं बेसिकली डिवाइडेड इन 4 प्रोविंसेस। जो एक स्टेट था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ईच अंडर वाइसरॉय काउंसिल। हर एक प्रोविंस होती थी ना, जो स्टेट 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था, हर एक प्रोविंस के ऊपर जो है एक वाइसरॉय होता था उसको मैनेज करने के लिए। ओके, एंड 4 आर वो 4 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? उत्तरापद, उत्तरापद की कैपिटल थी तक्षशिला, एंड तक्षशिला इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। याद रखना, जो 4 प्रोविंसेस थी, 4 प्रोविंसेस का फर्स्ट थी उत्तरापद, उत्तरापद की कैपिटल तक्षशिला। एंड द सेकेंड थी अवंतीरथ, अवंतीरथ की कैपिटल उज्जैन। दक्षिण पद की कैपिटल सुमवैगिरी एंड कारिंगा की कैपिटल तोशाली। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रोविंसेस हैं जिनकी कैपिटल्स हैं, ये हमसे आप देख कर लिख सकते हैं अपने नोट्स, अगर आप बना रहे हैं तो नोट्स में लिख सकते हैं। एंड जो सेकंड वन डिवीजन था, सेकंड डिवीजन था प्रोविंसेस का, और डिवीजन था वो था डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर चार्ज ऑफ द राजुका यानी कि अशोकन राजुका। डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक राजुका किसी इंसान का नाम नहीं है, राजुका एक लाइक रैंक का, कोई रैंक या कोई पद होता है उसका नाम है राजुका। डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर चार्ज ऑफ राजुका। ये हमें अशोकन एडिक्ट्स में जो शिलालेख होते थे उनमें से पता चला है। एंड देन अगला है इंटरमीडिएट लेवल। डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट और विलेज में जो एक इंटरमीडिएट लेवल आता है उसका बारे में। इंटरमीडिएट लेवल में क्या था? कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 10 विलेजेस होते थे। वाज अंडर गोपा एंड स्थानिका। गोपा और स्थानिका के अंडर में रहते थे 5 से 10 विलेजेस एक साथ। और जो एक विलेज होता था इट वाज अंडर चार्ज ऑफ ग्रामणी। ग्रामणी जैसे कि आज पंचायत वगैरह होते हैं ना, पंच होते हैं, वैसे उस वक्त ग्रामणी थे विलेजेस जो किसके अंडर चार्ज में थे? ग्रामणी के। एंड अगला फिर विलेजेस का और फर्दर डिवीजन था वो था म्यूनसिपल। सो जो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थे वो भी कुछ आज की तरह जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उसी की तरह थे। इसमें क्या था, ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते थे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, उन्हें हम सिटी सुपरिटेंडेंट्स कह सकते थे या नागरिका कह सकते थे। ओके, एंड जो लैंड रेवेन्यू होता था मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट की इनकम के लिए मेन सोर्स क्या था? वो था लैंड रेवेन्यू, मेन सोर्स था। अभी देखना ये डिक्लाइन कैसे हुआ ना मॉडर्न एम्पायर का, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोविंसेस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ द फेल ऑफ मॉडर्न एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, कुछ भी कह लो। रेवेन्यूज फ्रॉम अग्रेरियन एरियाज वाज नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन सच अ वास्ट एम्पायर। अग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर से जितना भी लैंड रेवेन्यू आता था वो सफिशिएंट नहीं था इतने वास्ट एम्पायर को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इतना सफिशिएंट नहीं था इतना रेवेन्यू। एक रीज़न ये भी है डिक्लाइन का मॉडर्न एम्पायर के। ब्राह्मण्स वर अगेंस्ट द अशोका, ब्राह्मण्स वगैरह जो थे वो अशोका के अगेंस्ट में रहते थे हमेशा से ही, इस वजह से भी। एंड लास्ट मॉडर्न रूलर था वो कौन था? बृहद्रथ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। अब देखना मौर्यन एम्पायर के बाद जो शुंग डायनेस्टी आएगी, कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद क्या हुआ। तो लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? बृहद्रथ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, ये शुंग है। अब पुष्यमित्र का जो सन था, फिर पुष्यमित्र का सन था अग्निमित्र। ठीक है, लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? बृहद्रथ। एंड बृहद्रथ के बाद कौन सी आती है? शुंग डायनेस्टी आती है। शुंग डायनेस्टी में पहले पुष्यमित्र का सन था अग्निमित्र। ओके,
बेस्ट कोज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का बेस्टेस्ट रीज़न क्या था, बेस्ट कॉज क्या था? मौर्यन किंग्स डिवाइड टैक्स एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट, मतलब मौर्यन जो रूलर थे ना, मौर्यन जो किंग्स थे, उन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगा रखे थे। जैसे कि ना हर चीज़ पर टैक्स लगाने थे, सिवाय हवा के, कि आप सांस लेना ना उस हवा पे टैक्स नहीं, बाकी हर चीज़ पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इतने ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे, इस वजह से भी जो उनकी जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ। एक बार फटाफट, ये छोटा सा ही था तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने देखा। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो फर्स्टली जो स्टेट होते थे वो प्रोविंसेस में डिवाइड होते थे, एंड जो फर्दर प्रोविंसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट में, एंड डिस्ट्रिक्ट विलेजेस में, एंड विलेजेस में क्या होता था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती थी। 4 प्रोविंसेस थी, divided in four, Mughal Empire divided in 4 provinces, each under viceroy and council, and 4 are उत्तर पद की कैपिटल थी तक्षशिला, अवंतीरथ की उज्जैन, दक्षिण पद की स्वामीवेग्र, एंड कलिंगा की तोशाली। ओके, जो डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर द चार्ज ऑफ राजुका इज रिटन इन द अशोकन एडिक्ट्स, एंड इंटरमीडिएट लेवल कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 5 से 10 जो विलेजेस थे वो कंसिस्ट करते थे। इंटरमीडिएट लेवल को वाज अंडर गोपा एंड स्थानिका, एंड विलेज इट वाज अंडर चार्ज ऑफ ग्रामीण। फॉर एग्जांपल लाइक आज के समय में पंच होते हैं, उस तरह से ग्रामीणी थे विलेजेस वाज अंडर चार्ज ऑफ ग्रामीणी। एंड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना किसी प्रोविंस, किसी विलेज में, एंड इन्हें हम नागरिका या फिर सिटी सुपरिटेंडेंट्स कह सकते हैं। एंड जो लैंड रेवेन्यू था उसका मेन सोर्स क्या था? टैक्स। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, लैंड से, ज़मीन से जो भी रेवेन्यू आता था वो मेन सोर्स था इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट की मेन सोर्स ऑफ इनकम थी लैंड रेवेन्यू। अब कॉजेज ऑफ फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, फेल नहीं है ये, फॉल है, सॉरी, कॉजेज ऑफ फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर या फिर डिक्लाइन। revenues from agrarian areas was not sufficient to maintain such a vast empire। जितना भी एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आ रहा था वो सफिशिएंट नहीं था मौर्यन एम्पायर को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ब्राह्मण्स वर अगेंस्ट द अशोका के अगेंस्ट में थे ब्राह्मण्स। लास्ट मौर्यन रूलर वाज बृहद्रथ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को मार दिया था। पुष्यमित्र शुंगा के बाद आता है अग्निमित्र, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद कैसे कैसे कौन से रूलर कब आते हैं। बेस्ट कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज मौर्यन किंग्स लेवाइड टैक्स एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट एयर। मॉडर्न किंग से हर चीज़ पे टैक्स लगा रखा था सिवाय हवा को छोड़कर। हवा पे भी उनका बस चलता, हवा पे भी टैक्स लगा देते कि तुम 10 सेकंड में 10 बार सांस लिए तो उसका भी टैक्स दो तुम, पर ऐसा नहीं करा उन्होंने, हवा को छोड़कर बाकी हर चीज़ पे टैक्स लगाया था। तो यहाँ पे जो हमारी मॉडर्न डायनेस्टी है वो फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।